अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ पटेल, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है CSS पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस 2010 और पेपर बी। तो आज के इस एपिसोड के अंदर जो है हमने 2010 के अंदर जो है 2010 के अंदर जो है जो CSS के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 हुआ था उसके MCQs जो है वो इसके अंदर शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मोहम्मद नवाज़ वडैज पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एपिसोड है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस CSS एग्ज़ाम 2010 के अंदर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 जो CSS के इम्तिहान में के लिए सेलेक्ट किया गया था उसके MCQs जो हैं वो आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच अमेरिकन स्टेट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ प्रेजिडेंट्स। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की कौन सी स्टेट्स है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट जो हैं वो आज तक जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। तो विच अमेरिकन स्टेट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ प्रेजिडेंट्स? फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, टेक्सास, वर्जीनिया। द करेक्ट आंसर इज़ वर्जीनिया। वर्जीनिया इज़ द अमेरिकन स्टेट विच इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ प्रेजिडेंट्स। तो वर्जीनिया जो है उसको मदर ऑफ प्रेजिडेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, जुडिशियल रिव्यू, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज़ थ्योरी ऑफ separation of powers. तो द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो एक नुमाया खसूसियत है वो है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान जो है अख्तियारात को अलग अलग जो है वो कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द USA कांग्रेस सिट्स एट ए प्लेस इन वाशिंगटन DC is called Capitol Hill, White House, 10 Downing Street, none of these. क्वेश्चन है कि USA कांग्रेस जो है, अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, वो सिट्स एट ए प्लेस इन वाशिंगटन DC इज़ कॉल्ड। तो जहाँ पे अमेरिकन जो कांग्रेस है उसका जहाँ पे इजलास होते हैं, जहाँ पे अमेरिकन कांग्रेस वाशिंगटन DC में वाक़ है, उस जगह को क्या कहते हैं? उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैपिटल हिल, दूसरा ऑप्शन है वाइट हाउस, तीसरा ऑप्शन है 10 डाउनिंग स्ट्रीट और नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज कैपिटल हिल। द USA कांग्रेस सिट्स एट ए प्लेस इन वाशिंगटन DC इज कॉल्ड कैपिटल हिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द फार्मर एम्परर ऑफ रशिया वाज सर, जार, लॉर्ड, किंग। द करेक्ट आंसर इज जार। द टाइटल ऑफ द फार्मर एम्परर ऑफ रशिया, रशिया जो है यानी 1917 से पहले जो है रशिया के अंदर जो बादशाह जो था, जो किंग होता था, उसका जो शहनशाह था उसका टाइटल क्या था, उसके ख़ानदान का टाइटल, डायनास्टी टाइटल क्या था? तो वो है ज़ार, CZAR, ज़ार उसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड रैक्स स्टैंड्स फॉर द कोइन, द क्राउन, द कोर्ट, द पार्लियामेंट। द टर्म रैक्स स्टैंड्स फॉर द क्राउन। द वर्ल्ड रैक्स स्टैंड्स फॉर द क्राउन और किंग। तो ये क्राउन के लिए भी इस्तेमाल होता है और किंग के लिए भी सेम चीज़ है। द वर्ल्ड रैक्स स्टैंड्स फॉर क्राउन। और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है डियर स्टूडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। जी डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस begins with the French Revolution of 1780, 1786, 1789 और 1899. The correct answer is 1789. The history of the constitutional history of France begins with the French Revolution of 1789. ये स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि 1789 को जो है दुनिया के अंदर दो वाक़यात रूनुमा हुए, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरा जो है USA का क़याम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी बुनियाद भी 1789 को जो है रखी गई थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर है 1789। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस
was proclaimed on July 4, 1776, July 4, 1789, July 4, 1876. None of these. The correct answer is July 4, 1776। तो 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका ने ऐलान आज़ादी किया था, बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान आज़ादी किया। और दिलचस्प बात यह है कि अगरचे अमेरिका ने आज़ादी तो कुछ अर्सा बाद हासिल की थी, लेकिन जिस रोज़ उन्होंने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी किया था, उसी रोज़ को जो है वो अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। यानी जुलाई 4 को, हर साल जुलाई 4 को जो है अमेरिका में यौम आज़ादी मनाया जाता है। तो ये जुलाई 4 बेसिकली है अमेरिका ने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी किया था। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज प्रोक्लेम्ड ऑन जुलाई 4, 1776। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़, आपने बताना ये है कि जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक गवर्नमेंट का एग्जेक्टिव हेड कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द क्वीन, द किंग। द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ प्रेसिडेंट। तो जो फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम है या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो एग्जेक्टिव हेड होता है वो प्रेसिडेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड इन 1984, 1987, 1989, 1991। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड इन 1991। तो 1991 को जो है जो सोवियत यूनियन है उसका वो डिज़ाल्व हुआ था, और उसके बाद फिर जो रशियन फेडरेशन है इसकी बुनियाद रखी गई थी, और यूएसएसआर जो है वो ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वाज, फ्रांस की जो फिफ्थ रिपब्लिक है उसमें पहला प्रेसिडेंट कौन था? कोटे। नेक्स्ट है जनरल डी गॉल और कैरिक। नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज जनरल डी गॉल। जनरल डी गॉल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की जो फिफ्थ रिपब्लिक है उसके मुताबिक पहला जो प्रेसिडेंट था फ्रांस का, ही वाज जनरल डी गॉल। और इसकी पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसको गालिस्ट पार्टी कहा जाता था, इसी के नाम से जो है वो पार्टी जो है वो मंसूब हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द ब्रिटिश लोकल गवर्नमेंट इज द पैरिश, द बरो, द कंट्री, द डिस्ट्रिक्ट। द करेक्ट आंसर इज पैरिश। पैरिश इज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द ब्रिटिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बरतानिया का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, मुकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है, उसमें सबसे छोटे दर्जे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको पैरिश जो है वो कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स अदालती नज़रसानी का अख्तियार। द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू was exercised for the first time by the Chief Justice Marshall in 1808, 1803, 1821, 1825. The correct answer is 1803। 1803 के अंदर जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल ने जो है पहली बार जो है जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी का इस्तेमाल किया था। और मारबरी बनाम मेडिसन केस था जिसके अंदर इस अथॉरिटी का इस्तेमाल किया गया था, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का वो अख्तियार है जिसको इस्तेमाल करके वो कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन को या प्रेसिडेंट के जारी करदा जो आर्डीनेंस होते हैं उनको ये कहकर जो है कालदम करार दे सकती है कि ये आइन से, अमेरिका का जो बुनियादी आइन है ये उनसे मुतसादम है। तो इसका जवाब है 1803। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोरम ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल पार्लियामेंट है, उसका लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है और अपर हाउस जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। आपने बताना ये है, द कोरम ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड इज़ 50, 14, 30 एंड 12। द करेक्ट आंसर इज़ 30। अमेरिका जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड है, युवान बाला जो है हाउस ऑफ लॉर्ड जो है उसका जो कोरम है
वो 30 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है। डी स्टूडेंट, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। जो इजलास की रूटीन की कार्रवाई होती है उसके लिए कोरम जो है वो सिर्फ 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जब किसी बिल के ऊपर जो है वो वोटिंग करानी हो, किसी मसवदे के ऊपर वोटिंग करानी हो, तो फिर जो है उसका कोरम जो है वो 30 मेंबर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। इसकी थोड़ी सी वजाहत भी है। द कोरम ऑफ फॉर वोट्स ऑन द लेजिस्लेशन इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ 30। तो जब हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर जो है किसी बिल के ऊपर लेजिस्लेशन करनी हो तो उस वक्त कोरम जो है वो 30 मेंबर पर मुश्तमिल होगा। उस वक्त कोरम जो है वो 30 मेंबर पर मुश्तमिल है। और बट जस्ट 3 ऑफ द 753 peers इंक्लूडिंग द लॉर्ड स्पीकर आर इंक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर ए डिबेट टू टेक प्लेस। लेकिन आम दिनों के अंदर जो है अगर ईवान के अंदर कोई डिबेट करनी हो, कोई उसका प्रोसीजर करना हो, तो फिर जो है उसका जो कोरम है वो सिर्फ 3 मेंबर पर मुश्तमिल होता है। और उन 3 मेंबर्स के अंदर जो है जो लॉर्ड स्पीकर है, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड का सरबराह होता है, वो जो है उस समेत 3 मेंबर का होना ज़रूरी है। लेकिन जब हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर जो है किसी मसवदे के ऊपर जब किसी लेजिस्लेशन हो रही हो और उसके ऊपर जो है वोटिंग कर राय लेनी हो, तो फिर उसके लिए कोरम की तादाद जो है वो मिनिमम जो है वो 30 मेंबर्स पर जो है मुश्तमिल जो है वो रखी गई है। ये दोनों चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गैलोटीन आर क्लोजर ऑफ कंपार्टमेंट इज़ द टर्म यूज्ड इन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन UK, USA, फ्रांस एंड इंडिया। द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांस। दोबारा सुनिएगा। गैलोटीन आर क्लोजर ऑफ कंपार्टमेंट इज़ द टर्म used in the law making procedure in UK, USA, France and India. The correct answer is France. गैलोटीन जो है वो है कि किसी भी मसवदे के ऊपर जो है किसी भी ड्राफ्ट के ऊपर जब डिबेट हो रही होती है तो उसको यकदम जो है ख़त्म कर दिया जाता है। जिस तरह तख्ता दार, गैलोटीन का होता है तख्ता दार, तो जैसे उसकी रस्सी खींची जाती है और ज़िंदगी का ख़त्म हो जाता है अचानक जो है, तो उससे निस्बत दी गई है। तो जब किसी मसवदे के ऊपर जो है एक ख़ास हद तक बहस मुकम्मल हो जाती है तो फिर अचानक उसको जो है वो बहस को ख़त्म कर दिया जाता है। इस निस्बत से उसको जो है गैलोटीन क्लोजर जो है वो कहा जाता है। और ये फ्रांस के अंदर जो है ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई थी। और नेक्स्ट है द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ द USA कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। द करेक्ट आंसर इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, यानी दुनिया में जितने भी मुआलक के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तफसीली जो आइन है, लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है। द लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स जी। इसको कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा आप। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कमालिज्म, सोशलिज्म, इस्लाम, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज कमालिज्म। और कमालिज्म बेसिकली इसको यूँ समझें कि सेकुलरिज्म भी, किसी ऑप्शन के अंदर सेकुलरिज्म भी आपको आ सकता है। तो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन कमालिज्म। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है, जो जदीद तुर्की का पहला जो है प्रेसिडेंट था, उसका बानी है, तो उसने जो सोशल जो रिफॉर्म्स वहाँ पे की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, और जो पॉलिटिकल और कल्चरल रिफॉर्म्स की, जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स की थी, उन सारी रिफॉर्म्स को जो है मुस्तफ़ा कमाल के नाम की निस्बत से कमालिज्म कहा जाता है। तो बेसिकली वो जो रिफॉर्म्स थी वो सेकुलरिज्म के ऊपर जो है बेस करती थी। तो इसलिए जो है किसी पेपर के अंदर सेकुलरिज्म का ऑप्शन भी हो सकता है और किसी के अंदर जो है वो कमालिज्म का ऑप्शन भी हो सकता है। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The Iranian Revolution under the leadership of Ayatollah Khamenei removed the monarch in, आपने बताना ये है कि ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था जिसकी सरबराही वो आयतुल्लाह खमीनी जो है वो कर रहे थे, तो कौन सी बादशाहत को कब ख़त्म किया गया? 1969 को, 1979 को और 1989 को। नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज़ 1979। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा। द इरानियन रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आयतुल्लाह खमैनी रिमूव द मोनार्क इन 1979।
तो 1979 के अंदर जो है ईरान से जो है मोनार्की जो है बादशाह जो थी उसको ख़त्म कर दी गई एक रेवोल्यूशन के ज़रिए, जिसकी सरपरस्ती जो है आयतुल्लाह खमीनी जो है वो कर रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न चाइना इज़ चांग की शेक, जू पिंग, माओ ज़ेतुंग, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज़ माओ ज़ेतुंग। माओ ज़ेतुंग जो है ही इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न चाइना, और उसकी बुनियाद जो है वो 1949 को जो है कम्युनिस्ट चाइना की बुनियाद जो थी वो माओ ज़ेतुंग ने ही रखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड ए पार्ट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन 1973, 1977, 1985 और 1986। द करेक्ट आंसर इज़ 1985। 1985 को जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 18th अमेंडमेंट हुई थी, और उस अमेंडमेंट के ज़रिए जो है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जो 1949 को मंजूर की गई थी, उसको आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था। जबकि इससे पहले जो है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो 1956, 1962 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का बाकायदा हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये उनके प्रीएम्बल का हिस्सा थी, प्रीएम्बल में शामिल थी, लेकिन आइन के अंदर जो है बाकायदा तौर पर इसका शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 1985 को 8th अमेंडमेंट की गई, तो उस 8th अमेंडमेंट के ज़रिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है आइन का बाकायदा तौर पे हिस्सा जो है वो बना दिया गया है, जबकि इससे पहले ये आइन के प्रीएम्बल का जो है वो हिस्सा थी। Dear students, next question है, the Supreme Judicial Council under the 1973 Constitution consists of 9 members, 10 members, 5 members and 3 members. The answer is 5 members. जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 5 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये 5 मेंबर्स कौन होते हैं? इसका जो हेड होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और उसके बाद जो है जो हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनमें से जो 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होंगे, यानी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में से जो 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहबान होंगे वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो इसका हेड कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और मेंबर्स कौन हैं? 2 मेंबर्स इसके सुप्रीम कोर्ट से लिए जाएंगे जो 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे, और 2 जो है वो हमारी जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनमें से 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो इसका कुल तादाद जो है ये 5 मेंबर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बनती है। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए ये सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम CSS के पॉलिटिकल साइंस का पेपर A और पेपर B जो है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 जो है, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स पोर्शन होता है उसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। तो आज हमने 2010 के अंदर जो है पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर B हुआ था, पेपर 2 हुआ था, जिसका तल्लुक़ अमूमन मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ होता है, उसको जो है आपके लिए तैयार किया है। तो इस वीडियो के ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।